हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज मैं आपके सामने क्या लेके आया हूँ, जो क्लास 12th की और 10th के अब टर्म एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो जो मेरा सब्जेक्ट है फिज़िक्स, तो मैं फ़िज़िक्स की जो स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ आपके सामने। आपके जो एग्ज़ाम हैं वो आने वाले हैं दिसंबर में होंगे, चाहे नवंबर लास्ट में होंगे, ठीक है। तो आपको किस तरह से प्लानिंग करनी है, ठीक है। एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय जो एग्ज़ाम है वो क्या है, MCQ बेस, ठीक है। तो यानी कि किसका झंझट ख़त्म, डेरिवेशन रटने का झंझट ख़त्म, यानी कि आपको डेरिवेशन लंबी लंबी डेरिवेशन नहीं करनी पड़ेगी। और दूसरी बात क्या है, इस समय जो एग्ज़ाम है वो क्या है, MCQ बेस है। और MCQ बेस एग्ज़ाम क्या होता है, उसमें चाहिए डीप स्टडी। मैंने बताया आपको क्वेश्चन क्या होगा, ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, शॉर्ट में छोटी सी चीज़ें पूछी जाएगी, बेसिक चीज़ें पूछी जाएगी, उसका आपको जवाब देना है, ठीक है। तो इस समय जो पेपर है MCQ बेस में, ठीक है, ये देखो हमारे पास क्या आ रहा है, MCQ बेस पेपर है। क्या है, MCQ बेस पेपर। इसमें तो एक केस स्टडी आएगी, क्या आएगी, केस स्टडी पूछेंगे, यानी कि कोई पैराग्राफ दे देंगे, उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे। दूसरा है एजर्सन, एजर्सन रीजनिंग। एजर्सन रीजनिंग के लिए हमें क्या चाहिए, अपनी बुक्स के जो कॉन्सेप्ट है उसको लाइन वाइज लाइन पढ़ना है। क्योंकि एजर्सन रीजनिंग में क्या होगा, आपको एक लाइन दे दी जाएगी और उसमें बताना होगा कि जो ऑप्शन ए है, ए या ए सही होगा, या ए और बी दोनों सही है, या ए और बी गलत है। इस तरह 3 और 4 ऑप्शन में आपको एजर्सन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो एजर्सन की प्रिपरेशन करना शुरू कर लो, ठीक है। बाज़ार में जो बुकें आ रही हैं, जैसे मेरे हिसाब से आर्यन की भी आ रही है, ओसवाल के भी आ रहे हैं MCQ पेपर्स मार्केट में, ठीक है। तो अगर आप उनसे अपनी स्टडी की तैयारी पर डे क्या करते हो, आप तैयारी करते हो उनसे अपने एजर्सन से, यानी पर डे एजर्सन्स कितने करने हैं आपको, 10 एजर्सन्स करने हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या करनी है, केस स्टडीज़ पढ़ो, उनकी बेसिक्स पढ़ो, बस आपको इसमें काम करना है, ठीक है। तो जो आपके चैप्टर आ रहे हैं, देखो चैप्टर पहला क्या आ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ रहा है। क्या आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, ठीक है। कितने पीरियड्स का है, 23 पीरियड्स का। यानी कि हमारे पास जितने भी है, देखो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, सबसे बड़ा पीरियड्स किसका है, 23 पीरियड का ये चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें देखो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। अपना सिलेबस लेना, सिलेबस क्या करना, अब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना, कुछ रिड्यूस हो रखा है तो उसके टॉपिक लेना और उस टॉपिक को पढ़ना, उस टॉपिक के बारे में देखना, ठीक है। चार्जेस की एकदम डिटेल स्टडी कर देना, ठीक है। ये चीज़ें पूछी जाएगी। दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल तो ठीक है, पर कैपेसिटेंस से क्या होगा, बहुत से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और जो डाइलेक्ट्रिक वाला था, ठीक है, व्हेन पैरेलल प्लेट फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक्स, उनके क्वेश्चन आएंगे। पोलराइजेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसकी रीजनिंग आपको करनी है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, इनके बारे में आपको जानना है, ठीक है, टोटल, ठीक है। कैपेसिटर को थोड़ा डीपली पढ़ना, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो गया, इसको भी पढ़ना था। 23 पीरियड्स का है ये। अब जो हमारे पास जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, देखो चैप्टर 3, कौन सा चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 है किसका, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी कितना है, 15 पीरियड्स की है, पर मैक्सिमम रीजनिंग इलेक्ट्रिसिटी से ही होंगी। क्या होगी, मैक्सिमम जो रीजनिंग होगी, मैक्सिमम जो क्वेश्चन बन के आएंगे, क्या पता करंट इलेक्ट्रिसिटी से हो और कैपेसिटेंस से हो, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, जो जो चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट है, उससे न्यूमेरिकल आने के ज़्यादा चांसेस है। इससे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, या इसकी जो रीजनिंग होगा एसर्शन में ज़्यादा पूछ सकते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यानी कि आपको चैप्टर डीपली पढ़ना है। अब हमारे पास जो चैप्टर है यूनिट 3, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट एंड मैग्नेटिज्म, इससे मैक्सिमम क्या होगा, इससे मैक्सिमम रीजनिंग आएगी। क्या आएगी, रीजनिंग। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेनिफिट है ये इसके लिए, यानी कि जो ज़्यादा न्यूमेरिकल में फोकस नहीं करते। और मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म एंड मैटर, अगर उसको पढ़ोगे तो मैक्सिमम रीजनिंग आपकी क्लियर हो जाएगी। इससे क्या होगी, इससे आपकी रीजनिंग आएगी। क्या आएगी, रीजनिंग आएगी। अब हमारे पास क्या है, चौथा चैप्टर है, वो कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ये दो उसमें देखो चैप्टर में डाल दो, ये चैप्टर 4 हो गया, ये चैप्टर 5 हो गया, चैप्टर 5 हो गया, ठीक है। ये चैप्टर 6 मान लो, और चैप्टर 7 हो गया, चैप्टर 7, ठीक है।
तो ये देखो, ये 19 पीरियड्स का है, ये 19 पीरियड्स का है, 16 पीरियड्स का है, ये 15 पीरियड्स का है और 23 पीरियड्स का है। ठीक है, तो बस यही हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है, सिलेबस आ रहा है। अब पढ़ने की तरीका क्या होगा, देखो पढ़ने का तरीका ये होगा कि आपको क्या करना है। देखो बहुत से क्या करते हैं टीचर, वो कॉन्सेप्ट में नहीं जाते हैं, वो क्या करते हैं, जो मेनली जो थ्योरम्स होती है उसको पढ़ाएंगे या डेरिवेशंस पढ़ाएंगे, पर डीप तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा, एक एक लाइन आपको ही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि रीजनिंग कहीं से भी हो सकती है। ठीक है, जो नीट और जे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिसिटी में बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन कहते हैं मैक्सिमम नीट और जे में पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी आपको इससे पढ़ना है। अल्टरनेटिंग करंट में LCR वाला सेक्शन था, LCR सर्किट हो गया, इम्पिडेंस हो गया, शार्पनेस हो गया, क्वालिटी फैक्टर हो गया, ये सब पढ़नी है। ठीक है, मूविंग चार्जेस में पढ़ लेना, सोलोनाइट के बारे में पढ़ लेना, टोरॉइडल सोलोनाइट के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, और क्या पढ़ लेना इसमें, बायट-सेवर्ट्स लॉ हो गया, एम्पियर सर्किटल लॉ हो गया, आप इनको बेसिक्सली पढ़ना। और मैक्सिमम जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन करने से क्या होगा, आपका क्वेश्चन बैंक बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि आप पर डे 10 एसेशंस सॉल्व करते हो। ठीक है, और केस स्टडीज़ करते हो, पैराग्राफ सॉल्व करते हो, और नोट मेकिंग करते हो, यानी कि रीजनिंग की नोट मेकिंग करते हो, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, जो समय क्या करेगा, अपनी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर लो, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। 50 से लेकर 60 डेज़ या 55 डेज़ आपके पास लेफ्ट बचे हैं। तो आपको प्लानिंग करनी है कि किस तरह से अगर नोट बनाना है आपको। अगर हम क्या कर लेते हैं, 5 डेज़ में इनके क्या कर देते हैं, प्लानिंग वाइज करना, पैटर्न वाइज करना, तब जाके हो जाएगी। अब देखो हमारे पास क्या प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल कितने का होगा, 15 मार्क्स का है, बाकी 35 मार्क्स का है। कितने का है टोटल, ये 35 मार्क्स का है, 35 मार्क्स का है। तो हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 मान के चल लेते हैं। 4 × 7 28, 4 8 जा 32, तो 9 जा कर लेते हैं, लम सम 9 कर लेते हैं, तो यानी कि 36। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, हमारे पास 4 चैप्टर है। अगर 9 MCQ मान के चलो, एवरेज क्या आएगा, हर चैप्टर से, हर यूनिट से क्या आने वाला है, 1 से लेकर 8 तक MCQ पूछे जा सकते हैं। 8 तक, सपोज मैंने कहा ये सबसे बड़ा चैप्टर ये है, इससे अगर हमने 8 MCQ पूछ लिए गए, इससे क्या हो जाए, 3-4 इससे पूछ लिए गए और 8 इससे पूछ लिए गए, तो इससे हमारा पैटर्न बन सकता है, हमारे नंबर बन सकते हैं। कितने, 35 में से हमें कितना लाना होगा, मैक्सिमम तो 30 तो लाना ही पड़ेगा। 30 ऐसे 35 चेज़ करने की सोचना, क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं है। पेपर क्या हो चुका है, 1 लाइनर बन चुका है, पेपर क्या बन चुका है, 1 लाइनर बन चुका है। ठीक है, तो अब देखो ये चैप्टर मैंने बता दिया आपको, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। सबसे पहले सबकी SI यूनिट्स पढ़ लो, क्या पढ़ लो, SI यूनिट पढ़ लो, इसके फॉर्मूले पढ़ लो, इनमें क्या फॉर्मूले होने वाले हैं। ठीक है, और बाकी रीजनिंग, मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको, रीजनिंग में ध्यान दो। ठीक है, अपनी टेक्स्ट बुक लो, टेक्स्ट बुक में सब कुछ लिखा हुआ, रिफ्रेशर लो, रिफ्रेशर में 1 लाइन पढ़ना स्टार्ट कर दो किसी चैप्टर से। अगर एजर्सन करने पर, अगर आपको एजर्सन सॉल्व करना है, केस स्टडी वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको बेसिक्स आने चाहिए, बहुत ही डीपली पढ़ना पड़ेगा चैप्टर को। ठीक है, और न्यूमेरिकल में कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, किरचॉफ लॉ से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। और सीरीज और पैरेलल वाले जो क्वेश्चन आएंगे, कैपेसिटेंस से भी आ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से भी आ सकता है। तो यानी कि आपकी इस तरह से प्लानिंग करनी है। ठीक है, तो देखो जो स्ट्रैटेजी होगी हमारी, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले एक काम करना आप सबको, सबसे पहले जो पेपर्स आ रहे हैं MCQ वाले, पहले तो आप बेसिक्स पढ़ना। क्या पढ़ना, बेसिक्स पढ़ना। बेसिक के बाद प्रैक्टिस पेपर करना। क्या करना, प्रैक्टिस पेपर करो। प्रैक्टिस पेपर मार्केट में आ गए होंगे अब तक। ठीक है, MCQ बेस होंगे, और अपनी प्रैक्टिस OMR में करना शुरू कर दो। बाज़ार में OMR आती है 5 से 6 रुपये की एक OMR आ जाती है, अगर आप उसको लेके प्रैक्टिस करोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से मैं आपको बताऊंगा बेसिक्स, जो बेसिक रीजनिंग होगी, मैं बता रहा हूँ अपने वीडियोस में बताऊंगा। मैं रीजनिंग वाला सेशन पूरा लेके आऊँगा, एजर्सन और रीजनिंग वाला लेके आऊँगा। एजर्सन की प्रैक्टिस कर लो, मैं आज ही बोल रहा हूँ, एजर्सन की प्रैक्टिस कर लो, केस स्टडी की प्रैक्टिस कर लो, MCQs की प्रैक्टिस अच्छे ढंग से कर लो, और बेसिक्स में अच्छे ढंग से ध्यान दो, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये मैंने चैप्टर बता दिया। तो आपको कैसे पढ़ना है, देखो हमारे पास क्या है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड, यानी कि कूलाम लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में इस पर काम करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में क्या करना है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमें पता है वर्क डन का होगा, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्या होगा, वर्क डन का होगा। कैपेसिटेंस का किसके बारे में होगा, चार्ज के बारे में होगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हम रीजनिंग करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, पैरेलल प्लेट के बारे में, डाइलेक्ट्रिक के बारे में, और पोलर एंड नॉन पोलर के बारे में बात करनी पड़ेगी, ठीक है। स्पेरिकल कैपेसिटर के बारे में बात करनी पड़ेगी, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर के बारे में बात करनी पड़ेगी। पोटेंशियल में क्या करना पड़ेगा, तो इस पोटेंशियल में ज़्यादा वर्क डन का आता है, क्या आता है, वर्क डन का रहा। और इलेक्ट्रिक चार्जेस वगैरह फील्ड में क्या आएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, इसमें एक टॉर्क वाला रिलेशन भी आता है, वो टॉर्क वाला भी प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी हो गया, और क्या हो गया, करंट डेंसिटी हो गया, ठीक है। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, ठीक है। ये सब हमें पढ़ना है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर के जो इसमें होगा प्रैक्टिकल में आएगा, पोटेंशियोमीटर वाला हो गया, पोटेंशियोमीटर वाला तो आपने किया होगा लैब में, पोटेंशियोमीटर वाला, ठीक है। दूसरा आ सकता है कन्वर्जन ऑफ एमीटर, जो हमारे पास क्या है, वोल्ट मीटर इंटू एमीटर हो गया, ठीक है, एमीटर इंटू वोल्ट मीटर, ठीक है। कन्वर्जन आएंगे आपके, क्या आएंगे, कन्वर्जन आएंगे। गैलोरीमीटर को एमीटर उसमें बदलना वोल्ट मीटर में, ठीक है। एमीटर को किस तरह कन्वर्जन करना है, या कन्वर्जन आएगा। और यहाँ पे एसी के बारे में एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको बोला जा सकता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल्स में तो क्या हुआ, प्रैक्टिकल्स में तो आपके स्कूल के हाथ में प्रैक्टिकल क्या कराएंगे, स्कूल वाले कंडक्ट कराएंगे एस पर CBSE गाइडलाइन, ठीक है। वो आपको कराएंगे, स्कूल में क्या कराएंगे, 4 एक्सपेरिमेंट आपको कॉपी में करने के लिए देंगे, 2-3 एक्टिविटी कर लेंगे, 2-3 एक्टिविटी प्रिपेयर रखना अपनी, ठीक है। और बाकी एक्सपेरिमेंट आप स्कूल में परफॉर्म करते रहना, क्योंकि 15 मार्क्स क्या है, 15 मार्क्स हमें देगा टीचर प्रैक्टिकल बेस में। तो यानी कि एज़ पर गाइडलाइन, ठीक है, CBSE की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये हमें क्या 15 मार्क्स मिलने वाले स्कूल से। तो आप कितना स्कोर करते हो 50 में से, तो मेन कॉन्सेप्ट जो मेन हमारे पास है वो 35 मार्क्स का। अगर 35 मार्क्स का आपने कर लिया तो आपके जो परसेंटेज है काफ़ी अच्छी बन जाएगी फर्स्ट टर्म पे, ठीक है। तो इसीलिए आज से ही प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, ठीक है। और आपको क्या करना है, मैक्सिमम किताबें पढ़नी है, क्या पढ़नी है, किताबें पढ़नी है, और डीपली पढ़ना है, ठीक है। तो मैं यहीं पे अपनी वीडियो को ख़त्म करूँगा, और अपने जो अब धीरे धीरे मैं एजर्सन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन लेके आऊँगा, ताकि आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। और किसी तरह की जानकारी अगर चाहिए होगी तो मुझे कांटेक्ट करना, ये कमेंट में कर देना, कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी पूछ लेना, और सब्जेक्ट के बारे में बता दूंगा, केमिस्ट्री इसके बारे में बता दूंगा, मैथ्स के बारे में बता दूंगा कि क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, ठीक है। तो आज मैंने बताया फिजिक्स का, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।